पिछली क्लास में क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व किया है और क्वेश्चन नंबर 17 में क्या सॉल्व किया था कि सिद्ध करिए कि साइन फलन या साइन फलन के सामंतत्य पर विचार कीजिए। आपने बउआ जब इसको हल किया आपको क्या मिला बता सकते हैं आप मुझे? आपको ये मिला कि साइन एक्स एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। बात समझ आई आपको? और अगर आप कोसाइन एक्स को भी सॉल्व करेंगे तो कोसाइन एक्स भी आपको कैसा फलन मिलेगा? कॉन्टिन्यूअस फलन मिलेगा। तो साइन एक्स भी एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, कॉस एक्स भी एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। अब आप ध्यान से देखें भैया, साइन एक्स यानी कि जी एक्स एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, कॉस एक्स मीन्स एच एक्स भी एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, इसलिए जी एक्स अपॉन एच एक्स भी एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा। लेकिन इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है। क्या छोटी सी प्रॉब्लम है? क्योंकि इसमें cos x डिनोमिनेटर में है, भिन्न के हर में है cos x। इस वजह से जिस x की जिन वैल्यूज के लिए cos x का मान 0 हो जाएगा उन वैल्यूज पर हमारा ये फलन परिभाषित नहीं रहेगा, अर्थात कॉन्टिन्यूअस नहीं रहेगा। उन बिंदुओं पर अपरिभाषित हो जाएगा ना फलन, तो केवल वो वाले पॉइंट होंगे जिन पर हमारा फलन अर्थात tan x अपरिभाषित होगा, अर्थात कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। समझ आ रहे? फिर से एक बार सुनिए, मैं आपको बताता हूं, इसके बाद लिखेंगे हम उसको। ये जो हमने tan x फलन दिया क्वेश्चन में दिया गया उसको हमने sin x अपॉन cos x लिख दिया। sin x को हमने gx मान लिया और cos x को हमने क्या मान लिया? hx मान लिया। ठीक है, अच्छा इसके बाद हमने दोनों को बारी बारी से चेक किया। तो sin x एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है और ये फंक्शन एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। एग्जाम्पल नंबर 17 आपने किया है घर में, ठीक है, हमने तो केवल हिंट बता दी थी आपको, आपने किया है और आपको आ भी गया है। इसी तरह से अगर cos x को भी आप करके देखोगे ना तो यू विल गेट दैट cos x इज ऑल्सो अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन एट ईच एंड एवरी रियल नंबर। ये भी एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, तो ये भी कॉन्टिन्यूअस है, ये भी कॉन्टिन्यूअस है। अब आपने पढ़ा हुआ है अलजेब्रा ऑफ फंक्शन, फंक्शंस का अलजेब्रा पढ़ा था, जिसमें आपने देखा कि दो सतत फलनों का अगर भिन्न बनाई जा रही है उनसे मिलाकर तो वो भिन्न भी कैसी होती है? सतत होती है। तो ये भी कॉन्टिन्यूअस है, ये भी कॉन्टिन्यूअस है, इसलिए दोनों से मिलकर जो ये फ्रैक्शन बना है दैट इज tan x, ये tan x भी कैसा होगा? tan x भी कॉन्टिन्यूअस होगा। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को हम कैसे दूर करेंगे, कैसे समझेंगे? पहले तो प्रॉब्लम क्या? प्रॉब्लम हुआ ये है कि क्योंकि cos x डिनोमिनेटर में है तो x की जिन वैल्यूज के लिए cos x 0 हो जाएगा, जैसे π/2 के लिए cos 0 रहता है, 3π/2 के लिए, 5π/2 के लिए, 7π/2 के लिए, 9π/2 के लिए, तो x की ये वाली जो वैल्यूज हैं जो cos x को 0 कर सकती हैं, इन वैल्यूज पर क्योंकि cos x 0 होगा और 0 से डिवाइड करोगे तो इंफिनिटी आएगा एंड आवर फंक्शन विल बी अनडिफाइंड, हमारा फलन अपरिभाषित हो जाएगा। इसलिए केवल उन बिंदुओं पर tan x संतत नहीं होगा, बाकी सब बिंदुओं पर tan x भी संतत होगा। समझ आया आपको? बस इसी को हमको नोट कर देना है। तो चलिए लिखिए, यहां gx तथा hx दोनों फलन अलग अलग, gx तथा hx दोनों फलन अलग अलग वास्तविक संख्याओं पर संतत हैं। अतः स्पष्ट है कि जी एक्स अपॉन एच एक्स
विच इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अतः स्पष्ट है कि जी एक्स अपॉन एच एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स भी एक संतत फलन होगा, परंतु कॉन्टिन्यूअस तो होगा, लेकिन एक प्रॉब्लम है जो मैंने बताया, परंतु क्योंकि x इज इक्वल टू 2n+1 बाई 2n+1 π/2 π/2 के विषम गुणज पर, परंतु क्योंकि x इज इक्वल टू 2n+1 π/2 पर cos x अर्थात gx नहीं, cos x अर्थात hx कैसा होता है? शून्य। संतत फलन होगा, परंतु क्योंकि x इज इक्वल टू 2n+1 π/2 पर hx इज इक्वल टू 0 होता है, इसलिए x के इस मान के लिए, इसलिए x के इन मानों पर दिया गया फलन संतत नहीं होगा। इन मानों पर दिया गया फलन संतत नहीं होगा। उन्होंने यही बोला था कि tan x सिद्ध करिए, tan x एक संतत फलन है। तो tan x कैसा फलन निकला? संतत फलन है, लेकिन जैसे कि मैंने बोला एक छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि जहां जहां पर cos x 0 हो जाएगा, केवल वो बिंदु आपको छोड़ने पड़ेंगे, उन पॉइंट्स पर आपका tan x कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, बाकी हर रियल नंबर पर tan x कैसा होगा? कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है, तो ये हमने कर लिया कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 18। क्या आप सभी बच्चों को समझ आ गया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 को देख लेते हैं। 19th नंबर एग्जाम्पल पे है, दर्शाइए कि एक फलन लिखा हुआ है sin x² द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है। आपको यह प्रूव करना है कि f(x) इज इक्वल टू sin x², इसके द्वारा जो परिभाषित फलन है वो एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, अब इसको थोड़ा ध्यान से देखो, इसको हम कैसे करेंगे। इसके लिए माना g ऑफ x इज इक्वल टू sin x तथा h ऑफ x इज इक्वल टू x², ऐसा। क्योंकि मैं ये देख रहा हूं कि ये जो फलन आपको दिया गया है ये एक्चुअली दो फलनों का एक कंपोजिट फंक्शन है। समझ आ रहे हैं आपको? कंपोजिट फंक्शंस के बारे में हमने जब इंट्रोडक्शन करा था रिलेटिव इसका कॉन्टिन्यूटी का, उस समय आपको ये बताया गया है, इसका और इसका ये एक कंपोजिट फंक्शन है। अब आपको मैं दिखा सकता हूं कैसे कंपोजिट फंक्शन है। अगर आप g ऑफ h ऑफ x निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा? देखो, g ऑफ h ऑफ x ऐसा लिख सकते हैं। अब hx की वैल्यू क्या है? x², तो hx की जगह हमने क्या लिख दिया? x²। ठीक, g ऑफ x का मान क्या है? sin x, तो g ऑफ x² की वैल्यू क्या होगी? sin x²। पूरा वही आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो sin x² है ये sin x और x² इन दो फलनों का क्या है? कंपोजिट फंक्शन है। और अगर ये कंपोजिट फंक्शन है, इसमें से ये दोनों ही फलन कैसे हैं? अलग अलग अगर देखा जाए, दोनों ही कॉन्टिन्यूअस हैं। sin x भी कॉन्टिन्यूअस फलन है और x² को भी आप चेक करिए, ये बहुपद फलन, और प्रत्येक बहुपद फलन हर वास्तविक संख्या पर कैसा होता है? कॉन्टिन्यूअस होता है। तो ये भी अलग देखोगे तो ये भी कॉन्टिन्यूअस है, ये भी कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि दोनों फलन संतत, अतः इन दोनों फलनों से मिलकर बना
कंपोजिट फलन भी कैसा होगा, संतत होगा। ये हम इंट्रोडक्शन में बात कर चुके हैं आपसे, ठीक है। तो बस इतना मुझे लिख देना है, यहां लिखेंगे क्योंकि g ऑफ x इज इक्वल टू साइन x एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, तथा h ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर भी एक संतत फलन है। ठीक, तब एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वेयर, तब एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वेयर जी एक्स तथा एच एक्स का एक कंपोजिट फंक्शन है। अतः यह भी संतत फलन होगा। यह भी एक संतत फलन होगा क्योंकि ये दोनों का कंपोजिट फंक्शन है। और अगर आपको याद दिला दूं मैं कि दो फलन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है तो उन दोनों को मिलाकर जो कंपोजिट फंक्शन बनता है वो भी एक कॉन्टिन्यूअस फलन होता है। ठीक है, इसलिए साइन एक्स स्क्वायर भी एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, आप प्लीज इसे नोट कर लें। इसके बाद हम और आगे के क्वेश्चन में चलते हैं। जो आपका एग्जाम्पल नंबर 20 है बेटा, इसमें लिखा हुआ है दर्शाइए कि f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस मॉड ऑफ x द्वारा परिभाषित फलन f, जहां x एक वास्तविक संख्या है, एक संतत फलन है, एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। ये आपको दिखाना है बेटा। इसमें भी देखिए, मैं आपको बताऊं तो ये भी एक कंपोजिट फंक्शन ही है। कैसे कंपोजिट फंक्शन है मैं आपको करके दिखाता हूं, आप ध्यान से देखें। 1 माइनस एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स, ठीक, ये इसको मैं काम करता हूं, माना g ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x, ठीक है, तथा h ऑफ x इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स प्लस मॉड ऑफ x। ये हमने दो अलग अलग फलन बना लिए, gx मॉड ऑफ x और h ऑफ x 1 माइनस एक्स प्लस मॉड ऑफ x। अब देखो, इन दोनों का अगर कंपोजिट फंक्शन निकाला जाए तो ये निकलेगा। उसके लिए हम g ऑफ h ऑफ x सॉल्व कर देंगे। अगर g ऑफ h ऑफ x लिखा तो इसका क्या मीनिंग है? इसका ये मतलब है g ऑफ hx। ठीक बेटा, ध्यान से देखो, gx की वैल्यू क्या है? मॉड ऑफ x। तो g ऑफ hx की वैल्यू क्या होगी? नहीं, एक काम करो, पहले hx की वैल्यू लिखो। hx की वैल्यू कितनी है? 1 माइनस एक्स प्लस मॉड ऑफ x। अब gx की वैल्यू मॉड ऑफ x है, तो g ऑफ इसकी वैल्यू कितनी होगी? जो चीज यहां होती है उसको मॉड के बीच में लिखते हैं, तो g के साथ जो नंबर यहां है उसको मॉड के बीच में लिख दो। 1 माइनस एक्स प्लस मॉड ऑफ x। ये g ऑफ h ऑफ x की वैल्यू आई। देख रहे हैं आप, इसका मतलब है ये इसका और इसका कंपोजिट फंक्शन है। समझ आ गया? अब आप इसको देखो, ये एक मॉड्यूलस फंक्शन है और प्रत्येक मॉड्यूलस फंक्शन एक सतत फलन होता है। ये मॉड्यूलस और बहुपद का कॉम्बिनेशन है, और मॉड्यूलस फंक्शन और बहुपद फलन दोनों मिला के भी कैसा फलन आता है? संतत फलन। भाई बहुपद फलन भी सतत होता है,
मॉडुलस भी सतत होता है, तो दोनों का योग भी कैसा होगा? दोनों का योग भी सतत होगा, इसलिए ये भी कैसा है? सतत। gx भी कॉन्टिन्यूअस है, hx भी कॉन्टिन्यूअस है, इसलिए इन दोनों का जो कंपोजिट फंक्शन होगा दैट इज fx, वो भी एक कैसा फलन होगा? वो भी एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं, लिखेंगे क्योंकि फलन g ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x एक संतत फलन है तथा फलन h ऑफ x इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स प्लस मॉड ऑफ x भी एक संतत फलन है। ठीक है, अतः इन दोनों फलनों का कंपोजिट फंक्शन, इन दोनों फलनों का कंपोजिट फंक्शन कौन है? ये f ऑफ x। दोनों फलनों का कंपोजिट फंक्शन f ऑफ x भी एक संतत फलन होगा। ठीक है, बस। तो ये हुआ आपका एग्जाम्पल नंबर 20। और जैसा कि आपको मालूम है कि इस पूरी एक्सरसाइज से पहले 20 एग्जाम्पल्स ही हैं, तो वो 20 एग्जाम्पल्स अब हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। तो अब हम लोग बढ़ जाते हैं एक्सरसाइज की ओर। एक्सरसाइज में वैसे क्योंकि आपने सारे एग्जाम्पल 1 बाय 1 सॉल्व किए हैं, इस वजह से आई होप कि एक्सरसाइज में काफ़ी हद तक काफ़ी क्वेश्चंस आपको बड़े आसान लगेंगे और ये आपको आ जाएंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज 5.1 का पहला क्वेश्चन है, सिद्ध करिए कि फलन fx इज इक्वल टू 5x माइनस 3, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू 5 पर संतत है। 0 -3 5, आपको इसकी कॉन्टिन्यूटी 0 -3 और 5 पर तीनों पॉइंट्स पर शो करना है दैट द गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, हम एक पॉइंट पर आपको करके दिखा देंगे, बाकी जो 2 पॉइंट्स बचेंगे उसको आपको करना है। ठीक है, अब आप डिसाइड कर लो कि मैं किस पॉइंट पर करके दिखा दूं। -3 पर, ठीक है ना, -3 पर करके दिखाएं कि 0 पर कि 5 पर? -3 पर। इस पॉइंट पर मैं चेक करूंगा और बाकी पॉइंट पर आप चेक कर लीजिएगा। उसके लिए क्या होना चाहिए? सबसे पहले क्या करोगे बताओ? x इज इक्वल टू -3 पर फलन का मान f ऑफ -3 इज इक्वल टू, x की जगह बेटा -3 लिखोगे तो -3 5 जार -15 -3 -18। समझ आया कि नहीं? पहले बताओ, x की जगह -3 लिखा, -3 इंटू 5 -15 और -3 -18। अब हम x बराबर -3 पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। बताओ हम क्या लिखें भाई? माना x इज इक्वल टू -3 -h। अब यहां पर यदि x टेंड्स टू -3 तब h टेंड्स टू 0। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट को कैसे रिप्रेजेंट करते हो? लिमिट x टेंड्स टू -3 नेगेटिव, f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ -3 -h, लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ -3 -h। f ऑफ x की वैल्यू ये है, तो f ऑफ -3 -h की वैल्यू क्या होगी? तो आंसर है इसमें x के स्थान पर -3 -h लिख दो। तो देखो बेटा, 5 की जगह पे बउआ 5 लिखेंगे, x की जगह पर -3 -h लिखेंगे, और उसके बाद भी बउआ हमको ये -3 तो लिखना ही पड़ेगा आपको।
है ना। अच्छा, थोड़ा सा कैलकुलेट कर लो भाई इसको। -15 -3 -18 और -5h। अब हम लिमिट अप्लाई कर देंगे, तो h की जगह 0 लिख देंगे तो क्या वैल्यू आएगी, -18। मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी आ गई, -18। अब हम जरा इसका RHL कैल कर लेते। RHL के लिए माना x इज इक्वल टू -3 प्लस h। अब यदि x टेंड्स टू -3 तब h टेंड्स टू 0। मतलब अगर x -3 की ओर अग्रसर होगा तो h 0 की ओर अग्रसर हो जाएगा। अच्छा, राइट हैंड लिमिट को कैसे लिखते हैं भाई आप लोग, लिमिट x टेंड्स टू -3 पॉजिटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ -3 प्लस h। f ऑफ x की बेटा वैल्यू ये है, तो f ऑफ -3 प्लस h की वैल्यू x के स्थान पर -3 प्लस h लिख दो, तो 5 -3 प्लस h। ओ आई एम सॉरी, लिमिट तो हमने लिखा ही नहीं, तो यहां पर लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 और 5 लिखेंगे -3 प्लस h -3। फंक्शन में x की जगह पर -3 प्लस h कर दिया हमने। लिमिट h टेंड्स टू 0 -15 -3 इट इज अगेन -18 एंड प्लस 5h। अब फिर से लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट अप्लाई करके 0 कर देंगे तो कितना बचेगा, -18। इट मीन्स क्योंकि f ऑफ -3 की वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों आपस में इक्वल हैं, अतः दिया गया फलन x इज इक्वल टू -3 पर संतत है। ठीक है, अब वो 0 और 5 पर संतत है कि नहीं संतत है हम नहीं जानते, ये अपना करो, पता लगाओ। वैसे उन्होंने लिखा है सिद्ध करिए, तो होगा ही जरूर, तभी ये लिखा गया है आगे, लेकिन आप करिए उसके बाद ही कुछ कहिए। ठीक है, तो बेटा अब आप बताओ, पहला क्वेश्चन सब बच्चों को आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी अब। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं, तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लेंगे आप। देखो क्वेश्चन नंबर 2, f ऑफ x इज इक्वल टू 2x स्क्वेयर माइनस 1, x इज इक्वल टू 3 पर चेक करना है। तो ये भी सभी बच्चे अपने आप से करेंगे भाई। बेटा अगर आपको लगे नहीं आएगा तो मैं बता दूं, फिर इसको बता दें, आ जाएगा ना इधर सबको। ठीक, तो ये अपने हिसाब से करिए। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते, और 3 का ए पार्ट। बेटा थर्ड का ए पार्ट जो है उसमें लिखा है fx इज इक्वल टू x माइनस 5, और ऊपर क्वेश्चन में लिखा हुआ है निम्नलिखित फलनों के सांतत्य की जांच कीजिए कि ये जो फलन है ये कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है। अब बउआ देखो, इनमें कोई बिंदु तो दिया नहीं हमको कि 1 पर चेक करो, 0 पर, 3 पर, ऐसा कुछ तो दिया नहीं। तो ऐसी हालत में हम क्या करेंगे बताओ, वेरी गुड। और ये c क्या होगा, एक वास्तविक संख्या। तो माना c एक वास्तविक संख्या है, माना c एक वास्तविक संख्या है। ठीक है, अच्छा तो c पर चेक करेंगे सबसे पहले। x इज इक्वल टू c पर फलन का मान f ऑफ c इज इक्वल टू, x की जगह पे बेटा c लिखोगे, कितनी वैल्यू आएगी, c माइनस 5।
उसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट, माना x इज इक्वल टू c माइनस एच। यदि x टेंड्स टू c तब h टेंड्स टू 0। लिमिट x टेंड्स टू c नेगेटिव, f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ c minus h. Now the next step will be limit h tends to 0, f of c minus h. f of x is equal to x minus 5. Then f of c minus h will be c minus h minus 5. x के स्थान पर c minus h लिख दिया। आप लिमिट अप्लाई कर दो, तो जैसे लिमिट अप्लाई करोगे h की जगह 0 करोगे c माइनस 5 आ जाएगा। इसके बाद राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट कैसे करेंगे बउआ? माना x इज इक्वल टू c प्लस एच। यदि x टेंड्स टू c तब h टेंड्स टू 0। इसके बाद राइट हैंड लिमिट है, तो लिमिट x टेंड्स टू c पॉजिटिव, f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ c प्लस h। लिमिट h टेंड्स टू 0। अब x के स्थान पर c प्लस h लिखना है हमको, तो c प्लस h माइनस 5 और h की जगह 0, तो ये c माइनस 5। अब बेटा आप देख सकते हो, क्योंकि वास्तविक संख्या c पर दिए गए फलन का f ऑफ c, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट सब आपस में इक्वल हैं। यहां लिखेंगे क्योंकि f ऑफ c इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इसलिए दिया गया फलन प्रत्येक वास्तविक संख्या पर कैसा है? संतत है। अब बताओ समझ आया कि नहीं आया? आ गया? अच्छा, इन बाकी क्वेश्चंस में क्या इसके थर्ड नंबर क्वेश्चन के और पार्ट आपसे नहीं होंगे? होंगे। आप बताओ कौन सा हम कर दें? सी पार्ट कर देना चाहिए मुझे, ठीक है। देखो बी पार्ट आप करेंगे, मैं इसको लिख देता हूं, बी पार्ट को करिएगा आप भाई। एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस 5 वेयर एक्स इज नॉट इक्वल टू 5। अब आप जानते हैं इसको कैसे स्टार्ट करेंगे? आप ऐसे स्टार्ट करेंगे, माना सी एक वास्तविक संख्या है तथा c इज नॉट इक्वल टू 5। मतलब c एक वास्तविक संख्या है, लेकिन c का मान कभी भी 5 नहीं है। समझ आ गया? अब इसके बाद आप सब कुछ द सेम प्रोसेस यू विल हैव टू डू, ठीक है। और इसके बाद सबसे लास्ट में ये लाइन कैसे लिखोगे बताओ? आप कैसे लिखोगे? सुनो, इसलिए दिया गया फलन c इज इक्वल टू या दिया गया फलन x इज इक्वल टू 5 को छोड़कर अन्य सभी वास्तविक संख्याओं पर संतत है। नहीं समझ आया? बताओ क्या लिखोगे, बोलो। हाँ, अतः दिया गया फलन 5 को छोड़कर अन्य सभी वास्तविक संख्याओं पर संतत है। कर लेंगे, गलती मत करिएगा, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं इसका जो सी पार्ट है। चलिए सी पार्ट यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं, ये बच्चे अपने आप से करेंगे।
सी पार्ट पे बेटा हमारा जो क्वेश्चन है भैया वो है एक्स स्क्वेयर -25 अपॉन एक्स प्लस 5 और इन्होंने भी बोला है एक्स इज नॉट इक्वल टू -5। ठीक है, और इसको कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है चेक करके दिखाना है बउआ। कैसे करोगे? माना सी एक वास्तविक संख्या है तथा c इज नॉट इक्वल टू -5, यहां लिख देते हैं, तथा c इज नॉट इक्वल टू -5। ठीक, अब इसी c पर हम इसको चेक करेंगे। सबसे पहले देखो x इज इक्वल टू c पर फलन का मान f ऑफ c इज इक्वल टू, x की जगह c लिखोगे बेटा, तो c स्क्वेयर -25 अपॉन c प्लस 5। इसको बेटा क्या लिख सकते हो? 5 स्क्वेयर लिख सकते हो। तो ये c स्क्वेयर -5 स्क्वेयर हुआ, तो c स्क्वेयर -5 स्क्वेयर में आइडेंटिटी लग जाएगी। क्या बन जाएगा ये? c -5 c प्लस 5, याद आ गया होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी a प्लस बी अपॉन c प्लस 5। इससे ये कैंसल हो गया, तो f ऑफ c की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? c -5 आ गई f ऑफ c की वैल्यू। और अभी तो हमने x बराबर c पर फलन का मान निकाला है, अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने चलेंगे। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट सॉल्व करेंगे। उसके लिए लेट x इज इक्वल टू c माइनस h, देन इफ x टेंड्स टू c देन h टेंड्स टू 0। ओके, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंड्स टू c नेगेटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c माइनस h। ठीक, अब f ऑफ x की वैल्यू बेटा ये है, तो f ऑफ c माइनस h की वैल्यू क्या होगी? तो जहां जहां x है वहां वहां c माइनस h लिख दो भैया। तो c माइनस h होल स्क्वायर -25 है ना बेटा, तो मैं इसको चलो लिखा रहने दो, अच्छा ऐसे। ओ सॉरी, लिमिट फिर हम भूल गए, देखो, चलिए लिख देते हैं। तो इसको मैं लिख दूंगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और x की जगह c माइनस h लिखोगे, c माइनस h होल स्क्वायर -25 अपॉन c माइनस h प्लस 5। ठीक, अच्छा, अब आप चाहें तो इस 25 को क्या लिख दीजिए? 5 स्क्वायर, फिर से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर लो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज टू a माइनस बी इंटू a प्लस बी। ठीक है, चलिए कर देते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, a माइनस बी करो पहले, c माइनस h माइनस 5, c माइनस h प्लस 5 अपॉन c माइनस h प्लस 5। बेटा इससे ये पूरा कैंसल हो जाएगा, बाकी जो बचा उसमें लिमिट अप्लाई कर दो। h की जगह 0 लिखोगे तो क्या मिलेगा? c माइनस h, नहीं सॉरी, c माइनस 5 मिलेगा बेटा, ये मिल जाएगा हमको c माइनस 5। नाउ वी विल कैलकुलेट आवर राइट हैंड लिमिट। लेट x is equal to c plus h. If x tends to c, then h tends to 0.
लिमिट x टेंड्स टू c पॉजिटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 ओ और f ऑफ c प्लस h। लिमिट h टेंड्स टू 0। बेटा f ऑफ c प्लस h की वैल्यू बताओ कितनी आएगी? जहां जहां x है वहां c प्लस h लिखते हैं, तो ये आ जाएगा c प्लस h होल स्क्वायर माइनस 25 है ना बेटा यहाँ पर, तो इसको हम क्या कर सकते हैं 5 स्क्वायर अपॉन x प्लस 5 c प्लस h प्लस 5। अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा बेटा आपको। लिमिट h टेंड्स टू 0, इसमें बेटा देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आइडेंटिटी फिर से अप्लाई कर लो आप। c प्लस एच माइनस 5 c प्लस एच प्लस 5 अपॉन c प्लस एच प्लस 5, ये पूरा टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा, बाकी जो बचेगा उस पर लिमिट लगा दो, तो c माइनस 5। अब हम देख रहे हैं कि c पर फलन का मान, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सब आपस में कैसे हैं इक्वल, क्योंकि c पर फंक्शन की वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट सब आपस में बराबर है। इसलिए बोलिए भैया क्या लिखा जाए? इसलिए दिया गया फलन x इज इक्वल टू -5 को छोड़कर, क्योंकि -5 नहीं ले रहे हैं ना, -5 को छोड़कर अन्य सभी वास्तविक संख्याओं पर संतत है। आप बताएं ये समझ आ गया सभी को कि नहीं आ गया? इसका डी पार्ट आप कर लेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे डी पार्ट? लेकिन f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 5, थोड़ा मैं हिंट दे देता हूं, बाकी आप करेंगे। ये मॉड्यूलस फंक्शन है और मॉड्यूलस फंक्शन को सिग्नम फंक्शन में बदलना हमने आपको बताया है। बताइए कैसे बदलते हैं? सबसे पहले इसको 0 लिखेंगे, x की वैल्यू कितनी आएगी 5। फिर आप क्या करेंगे f ऑफ x इज इक्वल टू -x माइनस 5 भी इसकी वैल्यू होगी और +x माइनस 5 भी इसकी वैल्यू होगी। -x माइनस 5 इसकी वैल्यू होगी इफ x इज, हाँ आप पहले प्लस कर लो, वो कैसे भी लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले प्लस, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में भी सामने किया है, तो आपको कहीं उल्टा ना लगने लगे इसलिए हमने पहले लिख दिया। x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, और ये होगा इफ x इज लेस देन 5। और ऐसे कई क्वेश्चन आप कर चुके, तो ये आपको खुद करना है। नहीं आएगा तो आप हमको बताएंगे और फिर उस समय हम इसको सॉल्व करके आपको दिखा देंगे। तो कहाँ तक पहुँच गए? इस तरह से बेटा हम लोग, आप और भी क्वेश्चंस बहुआ ट्राई कर सकते हो, आपको आ जाएंगे, ठीक है। तो 3 नंबर तक तो कंफर्म हो गए, इसके आगे और भी करिएगा, कोई प्रॉब्लम आए तो हमको बताइएगा, ठीक है। तो आज हम लोग 5.1 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 तक रखते हैं, आगे और भी पढ़ाई करेंगे, नेक्स्ट क्लास पे करेंगे। तो चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास पे। थैंक यू।